हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के कक्षा 10वीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। तो इसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न नंबर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने कक्षा 10वीं के एक तो इंग्लिश और एक विज्ञान का प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल डाल चुके हैं। अब ये हिंदी विषय का प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प है सबसे पहले। तो सही विकल्प में पहले का आंसर आएगा ब वाला, संवत 1375 से संवत 1700। उसके बाद दूसरे में ब वाला आंसर सही है, अवधि। तीसरे में स ऑप्शन सही है, क्रोध। चौथे का ब वाला ऑप्शन है, नगर पालिका द्वारा। और पांचवे में आएगा स वाला ऑप्शन, चिकित्सा के लिए आलय। और छठे में आएगा द वाला, मैया के आंचल में। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न के उत्तर को। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न का आंसर है अंतिम। उसके बाद दूसरे का आएगा अलंकार। तीसरे में है आचार्य विश्वनाथ। चौथे में आएगा स्वयं। पांचवे में आएगा अव्ययी भाव। और छठे में आंसर आएगा बाबूजी। और सातवें में आएगा जापान। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 जो कि सही जोड़ी का है। तो सही जोड़ी में हम देखते हैं छाया मत छूना, इसके सामने आएगा गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, इसके सामने आएगा महाकाव्य। तीसरा है एक कहानी यह भी है, इसके सामने आएगा मन्नू भंडारी। चौथा है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इसके सामने आएगा इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है 9 2 11 होना, इसके सामने आएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। और छठा है माता का आंचल, तो इसके सामने आएगा शिव पूजन सहाय। तो ये था तीसरे प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं हम चौथे प्रश्न के उत्तर को। तो चौथे प्रश्न में पहला वाले का आंसर आएगा विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरे में आएगा दुखों से पीड़ित धरती। और तीसरे में आएगा छंद। चौथे में आएगा प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं। और पांचवे का आंसर है इसी में 2 फुट। और छठे का आंसर है उपासक। और सातवें में आएगा मेला आंचल। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का आंसर। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य है। तो पहले सत्य असत्य में आएगा सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में आएगा सत्य, फिर चौथे में भी सत्य, पांचवा भी सत्य और छठा भी सत्य। तो सिर्फ दूसरे में असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 6 में अथवा वाले का उत्तर है यहाँ हमारे पास। तो हमें यहाँ पे भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं हैं। पहली है भक्ति भाव की प्रधानता और दूसरी है राज्याश्रय का त्याग। और एक और अगर आप लिखना चाहें तो तीसरा है श्रृंगारवश शांत रूप की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता। ये था छठे का आंसर। अब देखते हैं 7वें प्रश्न का उत्तर। तो 7वें में भी हमारे पास यहाँ पे अथवा वाले का उत्तर है। इसमें 2 रचनाएं हैं। पहली रचना है रामचरितमानस और दूसरी है विनय पत्रिका। और काव्यगत विशेषता में है तुलसीदास जी ने ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। और दूसरी विशेषता है उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, भक्तिपद आदि उनके छंदों का प्रयोग, अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये था प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में भी हमारे पास यहाँ अथवा वाले का उत्तर है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखें। आंसर है माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि
उसकी बेटी उन सब बातों से अनजान थी। वह अत्यंत भोली व सरल थी। उसने घर में केवल सुख ही देखा था। वह जीवन के दुखों से अपरिचित थी। माँ को यह डर था कि उसकी भोली भाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी। वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं को अबला मान लेगी। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी को वह पीड़ा भोगनी पड़े। इसी कारण वह अनुचित बंधनों का प्रतिकार करने के लिए उसे सचेत करती है। ये था प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। प्रश्न नंबर 9 में भी अथवा वाले का उत्तर है हमारे पास। तो इसमें छंद की परिभाषा और उसके प्रकार बताने हैं। तो छंद की परिभाषा है, जब वर्णों की संख्या कम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को अध्ययन में रखकर पद्य रचना की जाती है, छंद कहलाता है। छंद के प्रकार है, इसमें वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ये छंद के प्रकार है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है आख्यानक गीतिका। इसकी परिभाषा बतानी है। तो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से किया। श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। उदाहरण, रामचंद्र जी का गंगवतरण, राम का धनुरिया। अब प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है यहाँ हमारे सामने। प्रश्न नंबर 11 में उपन्यासकार और उनकी उपन्यास लिखने हैं। तो पहले उपन्यासकार तो है प्रेमचंद, जिनके उपन्यास का नाम है गोदान और गबन। और दूसरा उपन्यासकार है शिव पूजन सहाय। इसमें उपन्यास है देहाती दुनिया। अब प्रश्न नंबर 12 का अथवा का उत्तर है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 12 के अथवा में उत्तर है, मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता है, मन्नू भंडारी के कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता। दूसरा है, उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विषमताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। और तीसरा है, उन्होंने स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। ये था प्रश्न नंबर 12 के अथवा का आंसर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 13 में भी अथवा वाले का ही उत्तर है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति कहलाने के योग्य है। अगला है प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। तो इसमें भी अथवा वाले का ही उत्तर है। इसमें समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। उदाहरण, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब है प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है, जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी, उस दिन सभी अखबार चुप थे। कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था, क्योंकि अपनी व्यवस्थाओं के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। दूसरा है, क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी, यदि यह बात आम जनता तक चलती जाती तो हंगामा हो जाता। इसी भय के कारण अखबार चुप थे। अब 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न का आंसर है यहाँ पे। इसमें मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर बताना है।
तो मात्रिक छंद में पहला पॉइंट है, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या या मात्राओं की समान होती है, लेकिन कम लघु गुरु समान न होते हैं। वर्णिक छंद में वर्णिक छंद के सभी चरणों की संख्या कोष्टक में वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है और इनमें वर्गों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला आदि और वर्णिक छंद के उदाहरण सवेया, मध्यकांता आदि। अब देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। इसमें लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताना है। तो पहला अंतर है, लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चीर सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है, जबकि जो मुहावरे हैं, मुहावरे वास्तव में शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। दूसरा है, लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतया स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। अब तीसरा है, उदाहरण अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और एक और है अंधों में काना राजा। और इधर मुहावरों में है आँखों का तारा होना और आँख दिखाना। तो ये था प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पहले प्रश्न का उत्तर है देश प्रेम, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में आएगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। और तीसरा का आंसर है देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश की प्रति पुण्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। इसमें हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति के चलते इस सांस्कृतिक समारोह को मिलकर प्रसारित करना संभव नहीं है। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिस्पर्धा, रैलियाँ आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती है व भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 20 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 20 में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश भाषा भारती के क्षितिज से लिया गया है। छाया मत छूना कविता, और कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीत गए सुखद क्षणों को याद न करने को कहा है। और भावार्थ है, कवि कहता है कि ए मन छाया को मत छूना, अर्थात बीत गए सुखद क्षणों को याद मत करना, नहीं तो दुख दुगना हो जाएगा। जीवन में बहुत सा रंग बिरंगा सुंदर यादें हैं। सुंदर चित्रों की स्मृति के साथ उसके आसपास मन को भाने वाली गंध भी फैली हुई है। तारों भरी चांदनी रात बीत चुकी है, अब तो देह की सुगंध ही शेष रह गई है। बालों में लगे फूलों की याद चांदनी बन गई है, अर्थात सुखद समय बीत चुका है। अब तो उसकी चांदनी जैसी मधुर यादें ही बाकी रह गई है। उन सुखद क्षणों को भूलकर भी किया गया एक स्पर्श हर क्षण को पुनः जीवित कर देगा, अर्थात यदि विगत सुखों को थोड़ा सा भी याद करने का प्रयास किया जाए तो पुरानी यादें सारी जीवित हो उठेगी। इसलिए ए मन, बीते हुए सुखद क्षणों को याद मत करना, वरना दुख दुगना हो जाएगा। भाव यह है कि विगत के सुखों की याद करने से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है।
तो अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 21 का उत्तर। ये देखा था अभी हमने प्रश्न नंबर 20 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21 का अथवा का उत्तर। तो इसका उत्तर है, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसमें भी अथवा वाले का उत्तर है। तो ये उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका पूरा उत्तर। तो इसमें पहले ये संदर्भ दे रखा है, फिर प्रसंग है और उसके बाद व्याख्या। तो आप संदर्भ प्रसंग नोट कर लीजिए पहले और उसके बाद यहाँ से ये व्याख्या नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 22 पे। तो प्रश्न नंबर 22 में हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने के लिए। तो ये रहा वो प्रार्थना पत्र। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 में निबंध लिखना है। तो इसमें स्त्री शिक्षा का महत्व का एक निबंध है आपके पेपर में। तो ये वही निबंध है, नारी शिक्षा का महत्व यानी स्त्री शिक्षा का महत्व। तो इसमें पहले रूपरेखा लिखी हुई है, उसके बाद पॉइंट वाइज यहाँ पे पूरा निबंध लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, फिर दूसरा है नारी शिक्षा का महत्व, और फिर तीसरा है नारी एवं शिक्षा दीक्षा, उसके बाद है यहाँ पे उपसंहार। तो इस प्रकार से आप पूरा ये निबंध लिख लें यहाँ से। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर हल हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में हम बाकी पेपर के भी सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे।